सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि क्या आप लोगों ने हाईक्यू देखी है? नहीं देखी तो जाके देख लो, क्योंकि हाईक्यू बहुत 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 ज्यादा बढ़िया है। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हाईक्यू बहुत पसंद है, जिसके अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और वो चारों के चारों मैंने देख के खत्म कर दिया। एकदम बिंज वॉच मारा था, लेकिन खत्म करने के बाद है ना रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि एनिमे के अंदर स्टोरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन फिर मेरे को जब पता चला कि हाईक्यू की स्टोरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है मांगा के अंदर, फिर तो अपने से रहा नहीं गया, अब तो रीड करना पड़ेगा। और जितने तेजी से मैंने हाईक्यू की एनिमे देख के खत्म की थी, उतने ही तेजी से मैंने इसकी मांगा भी रीड कर दी। जिसका मतलब ऐसा होता है कि मेरे को पता है हाईक्यू में आगे चल के क्या होने वाला है और उसकी स्टोरी कहाँ पे खत्म होने वाली है। तो क्या इसकी एंडिंग अच्छी है या लास्ट में आते आते हाईक्यू के अंदर का मजा खत्म हो जाता है? देखो, अभी बिना कोई स्पॉइलर दिए आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हाईक्यू की एंडिंग मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है ना वो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट बैठती है जिस तरीके से सीरीज की शुरुआत हुई थी। कहानी जिस पॉइंट को लेकर चालू हुई थी उसी पॉइंट को लेकर खत्म होती है। लेकिन अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता या फिर अंदाजा नहीं लगाया, तो फिर हाईक्यू की स्टोरी के अंदर जो एकदम सेंट्रल पॉइंट है राइवलरी, वॉलीबॉल के अंदर जीतना या हारना नहीं, क्योंकि मतलब ये गेम है यार, इसके अंदर आप लोग हमेशा जीत नहीं सकते, लेकिन जो राइवलरी है वो परमानेंट। और देखो, हाईक्यू एनिमे की सीजन 4 के बाद अभी जितनी उसकी स्टोरी बाकी है 1.5 सीजन और निकल सकता है। मतलब कि एनिमे के अंदर अपने को और एक 36 एपिसोड्स के आसपास देखने मिल सकते हैं। नहीं, अगर वो लोग चाहें तो फिर इसको एक सीजन यानी कि 24 एपिसोड्स में खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रैम्ड हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि हाईक्यू के अंदर आगे क्या होने वाला है, स्टोरी क्या हो सकती है, इसकी बात अभी हम लोग करेंगे। स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूं, अगर हाईक्यू नहीं देखा या फिर आप लोगों को आगे की स्टोरी नहीं जानी है तो फिर आप लोग जा सकते हो सायोनारा। तो देखो, हाईक्यू सीजन 5 के अंदर जो पहला मैच होने वाला है प्री क्वार्टर फाइनल, करासुनो वर्सेस नेकोमा यानी कि ट्रैश कैन बैटल। एंड आई एम श्योर कि अगर आप लोगों ने हाईक्यू सीजन 4 तक देख लिया तो फिर आप लोग इस मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे, क्योंकि ये जो बैटल अपने को देखने मिलने वाला है ना, इसका सेटअप उन्होंने सीजन 1 में कर दिया था और तब से अपने को टीज करते आ रहे हैं कि ट्रैश कैन बैटल होगा या नहीं होगा। फाइनली होता है। और देखो, हाईक्यू के अंदर जो मैचेस है वो इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं, क्योंकि हर एक मैच के अंदर अपने को कुछ एक नया दिखाने की कोशिश की जाती है। हर एक मैच को एक न्यू एंगल से अप्रोच किया जाता है, जिसके हिसाब से इस बार अपने को केनमा वर्सेस हिनाटा या फिर केनमा का दिमाग वर्सेस करासुनो का स्पिरिट, मतलब कि केनमा भाई साहब ऐसा दिमाग लगाते हैं ना कि मैच के स्टार्टिंग में करासुनो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने हिनाटा की सबसे बड़ी वीकनेस ढूंढ निकाली है। वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर हिनाटा की मूवमेंट, अब अगर उसको बड़ा जंप करना है स्पाइक मारने के लिए, तो हिनाटा के सामने कुछ खाली स्पेस होना चाहिए ना जिसमें उसको भागने का चांस मिले, और एक बार उसको स्पीड मिल जाए फिर जाके वो बड़ा जंप करेगा। भागने ही नहीं मिला, बॉडी को मोमेंटम ही नहीं मिली, तो खड़े खड़े कितना ऊपर तक जंप करेगा। तो इसीलिए केनमा भाई साहब दिमाग लगा के करासुनो के प्लेयर्स को यूज करते हैं हिनाटा को ब्लॉक करने के लिए। हाउ कूल इज दैट? जब भी हिनाटा को लगता है कि अब मेरे को जंप करके स्पाइक करना है, उसके सामने कोई ना तो कोई अपना ही प्लेयर खड़ा होता है, तो फिर वो भागेगा कैसे? और अब क्योंकि अपने हिनाटा भाई साहब भाग नहीं सकते, पॉइंट स्कोर नहीं कर सकते, इनफैक्ट वो एक डिकॉय का काम भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण करासुनो के बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगता है। ये सारी चीजों को एक बहुत ही कूल इलस्ट्रेशन के अंदर दिखाया, जिसके अंदर केनमा पिंजरा पकड़ा हुआ है और उस पिंजरे के अंदर करासुनो के प्लेयर्स कैद हैं। मतलब कि करासुनो के प्लेयर्स को क्रो कहा जाता है ना, और केनमा ने उनको एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया है। उड़ो जितना उड़ना है, लेकिन करासुनो तो करासुनो है, वो लोग इसका तोड़ निकालते हैं। और अब मैं यहाँ पे एकदम छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, वरना ये वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा। तो फिर इन शॉर्ट करासुनो वर्सेस नेकोमा का मैच बहुत ज्यादा टक्कर वाला होता है, 3 सेट्स तक जाता है, लेकिन एंड में अपने करासुनो वाले जीत जाते हैं। लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता कि ये वाला मैच जब वो लोग एनिमेट करेंगे तो भाई देख के मजा ही आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ हिनाटा वर्सेस केनमा ही नहीं बल्कि और भी प्लेयर्स है जिनके आपस में राइवलरी चल रही होती है, और ये सारी सीन्स के अंदर जब म्यूजिक और डायलॉग ऐड किए जाएंगे मजा आ जाएगा। लेकिन पता है एक बात होती है जिसको लेके मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। नेकोमा के साथ मैच खत्म करने के बाद ही करासुनो को पता चलता है कि उनका अगला जो क्वार्टर फाइनल मैच है वो उनको सेम डे खेलना है, एक अक्खा दिन का रेस्ट नहीं मिलेगा उनको। केनमा की टीम के अगेंस्ट 3 सेट इतने लंबे खींचने के बाद, जिसके अंदर मूवमेंट मेहनत बहुत की है करासुनो ने, जीत गए, लेकिन कुछ ही घंटों के ब्रेक के बाद उनको अगला क्वार्टर फाइनल खेलना है, और वो क्वार्टर फाइनल भी किसके साथ? ये भाई साहब की टीम के साथ। अब जब मेरे को ये चीज पता चली तो फिर थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था करासुनो के लिए, लेकिन फिर भी इस क्वार्टर फाइनल मैच के लिए मैं उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था जितना पिछली नेकोमा वाली मैच के लिए था। हाँ, मतलब हिनाटा के सामने उसी की जैसा उससे बढ़िया प्लेयर है, तो ये एक पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ी राइवलरी हो जाती है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी वो लोग पहले सीजन से सेटअप करते आ रहे हैं। लेकिन फिर स्टोरी के अंदर अपने को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये भाई साहब की जो टीम है, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आएगा, लेकिन ये भाई साहब की टीम की जो ब्लॉकिंग है ना, ऐसा इमेजिन करो कि डाटेटेक या डेटेक जो भी बोलते हैं, इनकी ब्लॉकिंग का एकदम मैक्स्ड आउट वर्जन इसकी टीम। जैसे ही अपने को ये पता चला मैंने बोला ओ शिट, अब तो लग गई, क्योंकि अब ये मैच सिर्फ हिनाटा वर्सेस बेटर हिनाटा का नहीं रहा, सामने जो टीम है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। और ठीक जैसा सोचा था, ये क्वार्टर फाइनल वाला मैच करासुनो के लिए बहुत ज्यादा हार्ड जाता है, लेकिन फिर भी अंदर ऐसी थोड़ी सी खुशी हो रही थी कि अगर वो लोग ये मैच जीत गए मतलब सेमीफाइनल में पहुंच गए, और सेमीफाइनल में पहुंच गए मतलब उनको सेंटर कोर्ट पे खेलने मिलेगा, जहां पे हिनाटा ने सबसे पहले करासुनो के लिटिल जायंट को खेलते हुए देखा था टीवी पे हाईक्यू की स्टार्टिंग में। लेकिन
लेकिन मांगा रीड करते वक्त मैं अपने ख्यालों में उड़ रहा था कि अब सेमीफाइनल में जाएंगे तो फिर इनके सामने कौन सी टीम आएगी, और तब भी इतना बड़ा सरप्राइज अपने सामने रखा जाता है कि भाई करासुनो हार जाती है। ये नेशनल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में ही उनका सफर खत्म हो जाता है। उनको सेमीफाइनल में जाके मेन कोर्ट पे खेलने का चांस नहीं मिलता, क्वार्टर फाइनल से ही वो लोग बाहर, जो कि शॉकिंग था और उसी के साथ साथ हार्ट ब्रेकिंग भी, दिल टूट गया। लेकिन वो मैच हारने से ज्यादा बुरा इस बात का लगा ना कि हिनाटा को ये मैच ऑलमोस्ट एंड होने से थोड़ा पहले छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उसको बुखार हो गया था और कोच ने खेलने नहीं दिया। वो भी तब जब फाइनल सेट के अंदर करासुनो ऑलमोस्ट मैच जीत चुकी थी, 2 या 3 ही पॉइंट चाहिए थे उनको। हाँ, वो लोग एक्चुअल लीड में थे और इसकी टीम को ऑलमोस्ट हराने ही वाले थे, लेकिन वो लोग हार गए। और यही जो चीज है ना, इसी के कारण आई लव हाईक्यू, नॉट जस्ट लाइक लव, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग। भले अपन इसके अंदर हम लोग एक टीम की स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग हीरो टीम है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं होता यार कि अब वो लोग मतलब हर कंपटीशन जीतने ही वाले हैं। और एक्चुअल में जब हाईक्यू का सीजन 4 एनीमे मैंने खत्म किया ना, तब मुझे लग रहा था कि ये हीरो टीम वाले कॉम्प्लेक्स में ना फंस के रह जाए, जिसके अंदर अपने को एक टीम की स्टोरी दिखा रहे हैं तो फिर वो लोग मतलब एंड में कॉम्पिटिशन जीत ही जाएंगे, जीतेंगे नहीं तो कम से कम फाइनल तक तो पहुंच ही जाएंगे। भले ही करासुनो क्वार्टर फाइनल में हार के इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। इसके बाद अगला बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट अपने को देखने मिलता है, सीधा 5 साल का गैप। हाँ, स्टोरी सीधा 5 साल आगे। देखो, हिनाटा, कागेयामा, सुकी, ये लोग तो अभी फर्स्ट ईयर में थे, मतलब उनके पास और 2 साल पार्टिसिपेट करने का चांस था और वो लोग करते भी, लेकिन अपने को वो सारे मैचेस दिखाए नहीं जाते, सिर्फ है ना बता दिया जाता है कि हाँ वो लोग गए थे, यहाँ तक पहुंचे, इनको उन्होंने हरा दिया, जो कि मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर आपने मांगा रीड नहीं की, सिर्फ एनीमे देखा और फिर भी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिलने की खुशी ना कि भाई ये हुआ था, वो आप एनीमे में देख लेना, मजा आ जाएगा। इसके पीछे एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि मेरे को असली मेन पार्ट के ऊपर बात करनी है। 5 साल का जो गैप लेती है ये स्टोरी, 5 साल ही था ना, उसमें अपने को ऐसा बताया गया कि हाई स्कूल खत्म करने के बाद हिनाटा ब्राजील चला जाता है बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए, क्योंकि बीच वॉलीबॉल जो गेम है ना, उसकी टीम में सिर्फ 2 प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर इस साइड, 2 प्लेयर उस साइड, और उन दोनों ही प्लेयर्स को सब कुछ करना पड़ता है, ब्लॉकिंग से लेके सर्विंग, स्पाइक, रिसीव, सब कुछ, जिसके कारण हिनाटा को बहुत कुछ सीखने मिलता है और वो एक ऑलराउंडर प्लेयर बन जाता है। अब तक उसकी क्वालिटीज थी सिर्फ हाई जंप करके स्पाइक मारना, रिसीव करना, थोड़ा थोड़ा सीख गया था वो, और बस। लेकिन ब्राजील जाने के बाद हिनाटा की अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है और वहां पे उसको तो ग्रेट किंग भी मिल जाता है। ग्रेट किंग भाई साहब अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद अर्जेंटीना चले गए वॉलीबॉल खेलने के लिए, लेकिन ब्राजील के अंदर 2 या 3 साल स्पेंड करता है ना था और उसके बाद वापस आता है जापान। जापान के अंदर वॉलीबॉल का एक लीग है, उसके अंदर खेलने के लिए, जैसे अपने यहाँ पे आईपीएल होता है, और इसी लीग के अंदर अपने को हाईक्यू सीरीज का फाइनल मैच देखने मिलेगा। यस, सिर्फ एक मैच और इसके बाद सीरीज खत्म। और अब क्योंकि एक वॉलीबॉल वाली लीग है तो फिर इसके अंदर जो भी प्लेयर्स अपन जानते थे वो सब मिक्स हो चुके हैं, जिसके कारण हाईक्यू के अंदर का जो फाइनल बैटल अपने को देखने मिलेगा, सिर्फ एक मैच, 2 टीम, जिसमें से एक टीम के अंदर है कागेयामा, जो 5 साल का गैप पड़ा है, उसके अंदर जापान नेशनल टीम के लिए भी खेल चुका है। कागेयामा की टीम में बाकी के जो मेंबर्स हैं उशिजिमा, और उसी के साथ साथ ये भाई साहब भी, तीनों एक टीम में। इन तीनों की टीम में एक और नया प्लेयर ऐड होता है, ब्राजीलियन नेशनल टीम में शायद खेल चुका होता है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसके पास। तो ये चारों की जोड़ी एक तरफ, उसके अपोजिशन में जो दूसरी टीम है उसमें हिनाटा, मिया ब्रदर्स वाली जो टीम थी उसके अंदर का सेटर, जिसने सीजन 4 के अंदर हिनाटा को बोला भी था कि एक दिन मैं तेरे को सेट करूंगा, मतलब वॉलीबॉल का बॉल सेट करूंगा। बोकुतो एक तरीके से अपने हिनाटा के गुरुजी, तीनों एक टीम में। और इनके साथ साथ एक और प्लेयर होता है जिसको अब तक सीरीज के अंदर खेलते हुए तो नहीं दिखाया, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर दे दी गई थी कि हाई स्कूल में वो जापान का टॉप 3 स्पाइकर्स में से एक था, चारों एक टीम में। तो अब बस इमेजिन करके देखो कि ये जो मैच है वो क्या मैच होगा। और अगर आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते तो फिर लेट मी टेल यू, इट्स गोना बी एपिक, क्योंकि प्लेयर्स ही इतने दमदार हैं और अपन लोग इनको इतने टाइम से देखते आ रहे हैं। ये सब के ऊपर से इस मैच के अंदर जिस तरीके से हिनाटा को दिखाया जाएगा ना, गूज बम्स। ब्राजील के अंदर जाके उसकी जितनी भी ट्रेनिंग होती है, सब के सब लोग शॉक हो जाते हैं देख के, जो उसका जंप है, जो उसका सर्व है, मस्त। और अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो फिर हाईक्यू का जो फाइनल मैच होने वाला है, इट्स बेसिकली लाइक हिनाटा वर्सेस उसके राइवल्स कागेयामा, ओशिजिमा, और ये राइवल ही थे ना उसके एक तरीके से। अब अगर आप लोगों ने मांगा रीड नहीं किया तो फिर इस मैच का विनर कौन होता है ये मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, डोंट वरी। लेकिन फिर जैसा कि मैं बोल रहा था कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग, क्योंकि सीरीज के अंदर अपने को जो कैरेक्टर्स दिखाया ना, उनकी जर्नी किसी भी एक मैच को जीतने या हारने से काफी ज्यादा बड़ी है। और हाँ, भले ही सीरीज के फाइनल मैच में ये सारे लोग आमने सामने, कोई तो एक जीतेगा, कोई एक हारेगा, लेकिन इस मैच के अंदर जो छोटे छोटे मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, ये सारी चीजों को सिर्फ एक पेज के ऊपर देख के मैं जो फील कर रहा था ना भाई, एनिमे के अंदर अगर एकदम अच्छी तरीके से किया, म्यूजिक, डायलॉग, आग लगने वाली है। एकदम ऐसे छोटे से बच्चे की तरह अंदर में कूद रहा था कि भाई ये सॉरी क्या लिखा है, कड़क। अब ये जो मैच होगा वो हाईक्यू सीरीज का फाइनल मैच तो जरूर है, लेकिन फिर भी एकदम लास्ट के पेजेस में अपने को और थोड़े इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कुछ सालों बाद कागेयामा और हिनाटा दोनों जापान की नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, वो भी ओलंपिक में। उनके सामने जो टीम है अर्जेंटीना, जिसके अंदर द ग्रेट किंग है, मतलब कि कागेयामा हिनाटा वर्सेस द ग्रेट किंग। इसके बाद और कुछ टाइम का गैप और इंटरनेशनल लीग चल रही है, जैसे कि चैंपियंस लीग होता है, जिसके मांगा के एकदम फाइनल पेज में हिनाटा अगेंस्ट कागेयामा, दोनों अलग अलग टीम के लिए खेलते हैं। ये सारी मैचें दिखाई नहीं जाती, बस अपने को बता दिया जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर्स की
आगे चल की जर्नी ये होने वाली है और यहाँ पे स्टोरी खत्म। तो अब जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हाईक्यू के अंदर इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट राइवलरी। सीरीज की स्टार्टिंग भी इस राइवलरी से ही हुई थी जब हिनाटा अपने स्कूल के बाकी प्लेयर्स को लेके जाता है वॉलीबॉल खेलने के लिए और वहां पे वो मिलता है कागेयामा से। वहां से इस राइवलरी की जो स्टोरी चालू हुई थी वो खत्म भी उन दोनों पे ही होती है। सीरीज के अंदर सुक्की जो भी है, ये भाई साहब ने एक लाइन बोली थी कि सिर्फ एक टीम ही तो है, अभी स्कूल लेवल पे खेल रहे, फिर क्वालिफायर जीत गए तो क्या, शिरा तोरिजावा को हरा दिया तो क्या, नेशनल पहुंच गए, नेशनल खेले, नेशनल जीत गए तो क्या, सिर्फ एक टीम है। तो अगर इस सीरीज के राइटर ने करासुनो के वो तीनों साल अपने को दिखाए होते कि हर एक साल वो लोग कैसे नेशनल्स में जाते हैं, कैसे कैसे खेलते हैं, इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी खींच गई होती, अपने को बहुत सारे मैचेस देखने मिले रहते, लेकिन वो एकदम बेस्ट वाला डिसीजन नहीं होता, क्योंकि फिर अपने को बार बार एक ही चीज दिखाई जाती है कि कैसे करासुनो जाती है और सामने वाली टीम को हरा के आ जाती है। और अगर हम लोग बार बार करासुनो को जीतते देखते तो फिर आगे चल के मे बी हाईक्यू के अंदर लोगों का क्या, मेरा खुद का इंटरेस्ट डिक्लाइन हो जाता। लेकिन नहीं, एकदम बहुत ही बेस्ट डिसीजन लिया 5 साल का गैप लेके एकदम हाई नोट पे खत्म करने का, एंड दैट इज व्हाई आई लव हाईक्यू। बस इसका जो एनिमे आएगा वो भी सीरीज को जस्टिस कर दे। वो कर पाएगा या नहीं ये देखने के लिए अपने को वेट तो करना पड़ेगा कम से कम 2-3 साल। ऐसे ही मांगा के ऊपर और वीडियो चाहिए तो फिर बता देना। जल्दी से चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर कराने से लो प्ले बटन चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।